सर आपसे समझना चाहूंगा डिप्लोमेसी क्या कहती है, क्या पुतिन इस समय, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के कुछ एजेंट्स ईरान से गिरफ्तार कर लिए गए, खुफिया जानकारी भेज रहे थे, तो क्या रूस इस पूरे फ्रंट पर बहुत बड़ा गेम कर सकता है? डिप्लोमेसी क्या कहती है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल बख्शी साहब की मैं बात सुन रहा था, उनकी जानकारी तो बेमिसाल है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इन मिलिट्री अफेयर्स। अभी आपने पूछा है, अब जिक्र हमने किया है कि ईरान के विदेश मंत्री गए हैं मॉस्को, और वहाँ उनकी मुलाकात जो मैंने देखा है कि वहाँ के राष्ट्रपति से भी, नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर राष्ट्रपति से नहीं मिलता। दो कारण हो सकते हैं सर। एक तो मेरा मानना है बहुत देर से ये इंफॉर्मेशन फैल रही थी कि ये आयतुल्ला खमैनी भाग गए हैं, वो मॉस्को में हैं पिछले 10 दिनों से। अब अगर वो सही है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो ये विदेश मंत्री गया था उनसे पूछने के लिए कि टाइगर अब हमको आगे क्या करना है, हथियार हाथ हम कब ऊपर करें। मेरा ख्याल है, मेरा मानना है, जो मेरा अपना ग्रुप है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स वगैरह का, वो कहते हैं कि शायद वो वहाँ गया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ईरान का दूतावास है मॉस्को में, उसमें भी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, दीवारें उसकी ऊंची कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब पता नहीं वो कहाँ रह रहा है। एक और व्यक्ति वहाँ पर ठहरा हुआ है, उसका नाम है बशार अल असद, सीरिया वाला, वो भी भाग के आजकल मॉस्को में है। अब क्वेश्चन, क्या रूस उसको हथियार देने के अलावा और क्या करेगा? एटम बॉम्ब देगा? फिर तो ये सीधी बात हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रशिया। ये नहीं होने देगा सर। ना ही ईरान में ताकत है कि वो अमेरिका के किसी एसेट, उसके जहाज़ को, युद्धपोत को या कोई बेस पे हमला करे, क्योंकि फिर सीधा वो एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम नेटो है, उसका आर्टिकल 5 शुरू हो जाएगा कि आपने नेटो के एक मेंबर पे हमला किया, इसका मतलब सारे नेटो के 32 जितने भी हैं सब उसके अंदर कूद पड़ेंगे। तो मेरा मानना है ईरान इस टाइप की खुदकुशी नहीं करेगा। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका है रेजीम चेंज। मुल्ला सरकार गई और उस समय ईरान कह देगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए था, किससे बचाने के लिए चाहिए था मुझे, किससे बचने, कौन मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा? कोई नहीं दे रहा था। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं वोरा सर। तो और इसमें सर मैं इस पॉइंट को एक छोटा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही है कि आपके स्तर पर ऐसा लग रहा है कि अगर मीटिंग हुई है तो स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, और अगर हमला हुआ तो नेटो कंट्रीज आ जाएंगी। मैं कर्नल शैलेंद्र आपको इसलिए चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, वो अगर बेसिस हम एक बार फिर दिखा सकें जो बहुत करीब है ईरान के, और हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान के पास मिसाइल सिस्टम जबरदस्त है, ड्रोन सिस्टम जबरदस्त है। तो क्या आज की रात अमेरिकी बेसिस जो मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर में मैं बता दूं कि हम ऑफिशियली लेकर आए हैं, और इन तस्वीरों से जॉर्डन के एयरबेस की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज सारे एयरबेस जो मेरे पास लिस्ट है उन पर भारी पड़ने वाली आज की रात? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किस एयरबेस पर कब क्या होने वाला है ये तो खैर खमैनी ही जानते हैं, और मेरे पास एक हॉटलाइन नहीं है जो मैं उनसे पूछ पाऊं और एक आकलन कर पाऊं। बट अपने आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी की जो एनालिसिस है वो ये है कि चाहेगा क्या ईरान? ईरान को अपनी खुद की जनता को, अपने आप को, दुनिया को, इजराइल को, यूएस को दिखाना है सिर्फ एक बात कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, करूंगा। ये सबसे बड़ी बात। कहां करूंगा, कैसे करूंगा, अब आप उस पर आ जाइए। पॉसिबिलिटी क्या है? क्या कोई भी उनकी रीच यूएस के लैंड तक है? मेरे ख्याल नहीं है। एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें, ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि कहां कहां पहुंच सकता है। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर अपने चारों तरफ, उसमें जो बेसिस हैं, अगर वो उनको स्ट्राइक करता है तो यूएस कैन स्टिल टेक ऑफेंस कि आपने मेरे असेट्स को डैमेज पहुंचाया है, आई टेक इट कि ये मेरे ऊपर अटैक है, और इसलिए मैं रिटेलिएशन के तौर पर एक बड़ा अटैक करने वाला हूं या करूंगा, जो बात आ रही है। क्यों नहीं अगर ये ऑप्शन को हम इवैल्यूएट करें कि ईरान चाहेगा कि उसके हमास, हूती और हिजबुल्ला के नाम पर कोई एक ऐसी स्ट्राइक हो कि हूतीज एक यूएस फ्लैग बेरर शिप के ऊपर अटैक कर दे, एक टेररिज्म का अटैक बड़े तौर पर यूएस के जमीन के ऊपर अंदर कर दे, और इन बेसिस के ऊपर कोई एक ऐसी स्ट्राइक करा ले जिसको कि वो डायरेक्टली
डिसोन करेगा कि मैंने नहीं किया, मेरे सपोर्ट में हुआ है। हालांकि सबको मालूम है कि कौन किसको क्या करा रहा है। तो अपने आप में मेरा आकलन है कि इस समय जो भी एक्शन, चाहे वो स्ट्रेट को क्लोज करने की बात कर लीजिए, अटैक की, इट विल बी सुसाइडल फॉर ईरान वो जब इस तरह का कोई कार्रवाई करे। मैं इसी पर आ रहा था और मेजर तूर में आपको भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि ईरान की ब्लैकमेलिंग हो रही है। दुनिया ये कह रही है कि ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और अभी कर्नल शैलेंद्र ने भी जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर वो बंद करता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, चीन क्या उसमें हामी भरेगा ये भी संशय है, लेकिन अगर वो बंद करता है या उसने अभी चेतावनी दी है, धमकी दी है, क्या ये एक ब्लैकमेलिंग है? सिर्फ वो डरा रहा है दुनिया को? देखिए मृदुल, पहली चीज तो ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला नहीं करेगा। मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका एक ही मकसद है जो उसकी पहुंच के अंदर है, वो है इजराइल। वो इजराइल के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त करने वाला है, वो इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ध्वस्त करने वाला है, वो उसकी आर्थिक व्यवस्था और सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से तहस नहस करने वाला है, क्योंकि वो उसकी क्षमता में है, उसकी कैपेबिलिटी में है। पर अगर उसने अमेरिकी बेसिस पे हमला किया, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुसाइडल होगा, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट की बात आती है, देखिए यमन को ये अपने हथियार प्रोवाइड करेगा और यमन के थ्रू अपना गंदा काम करवाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। क्यों? क्योंकि ईरान का पहले ही फोकस इजराइल के ऊपर है। नंबर तीन, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि मेक्सिको के जरिए सरफेस टू एयर मिसाइल मैन पैड्स स्मगल किए गए थे 3 महीने पहले, जिसका अभी तक कोई ट्रैक नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्टेज कोरियर, जो पहले बंदे थे जो मेक्सिको से अंदर घुसे, टेक्सास के अंदर, सिर्फ उनको पकड़ा गया। बाकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल मैन पैड्स हैं, उनको अभी तक ना सीआईए ना एफबीआई ट्रैक कर पाई है, और ये बहुत ही ज्यादा खलबली मची हुई है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज में। तो देखें, हमास हो गया, हुतीज हो गए, इस्लामिक जिहाद हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, आईसिस हो गया, और सबसे बड़ा एक मैं खुलासा करने वाला हूं, चाइनीज कंपनी है नोरिंको। नोरिंको कंपनी है जो अभी इन सारे आतंकवादी गुट को हथियारों से इक्विप कर रही है। ये चाइनीज कंपनी है एज वी स्पीक। ये चाइनीज कंपनी है नोरिंको। आप इस पे थरो रिसर्च करिए, आप चेक कीजिए कि इनकी लास्ट ट्रांजैक्शंस कब कब हुई हैं और कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स अरेस्ट हुए हैं इस कंपनी के। ये बहुत बड़ी बात तो आप कह रहे हैं। आने वाले समय मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं मृदुल, आई हैव डन थरो रिसर्च, आई डू नॉट हिट इन द ब्लाइंड। बिल्कुल। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये मामला फैलने वाला है, पर ईरान का फोकस सिर्फ इजराइल पे रहेगा। क्यों? अब मैं बताता हूं। रशिया ने ईरान का कार्ड तब प्ले करेगा जब यूक्रेन का युद्ध को वाकई वो युद्ध विराम चाहता है, तब रूस अमेरिका को फोन करके बोलेगा कि देखें, आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा दोगे तो मैं ईरान पे प्रेशर डाल के उसे रुकवा दूंगा। हाँ। और इसमें थर्ड पार्टी कौन है जो मुनाफा कमा रही है? चाइना। हाँ, क्योंकि और ये वो हथियार बेच रही है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेजर तूर, मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूं, एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक ग्राफिक्स हम बताएं ईरान के निशाने पर क्या क्या है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि सैन्य बेस को निशाना बना सकता है, नहीं भी बना सकता है, लेकिन और क्या क्या निशाने पर है। तो कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास निशाने पर है। मैं ये दावा कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर खाने यही खबर मिल रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी जंगी मालवाहक जहाज भी टारगेट पर लिए जा सकते हैं अगर रूस और चाइना फुल सपोर्ट में हैं। अमेरिका से जुड़े प्रतिष्ठान भी निशाने पर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सहयोगियों के ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसे रूस और चाइना की पोस्चरिंग है बहुत कुछ बताती है। रविंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रविंदर जी, आपने पढ़ा है
कई सारे पहले भी युद्ध आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब ये युद्ध कहा जा सकता है क्योंकि ईरान, IRGC कह रहा है कि युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, खत्म हम करेंगे।